इस कोयले की दलाली में उस वक्त का कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जिसका हाथ काला ना हुआ हो। कोई ऐसा नहीं है जो इस गोरख धंधे में शरीक ना हुआ हो, क्योंकि मेंढर सब डिवीजन में इतना बड़ा करोड़ों का फ्रॉड हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कानू कान खबर ना हो, पुलिस को कानू कान खबर ना हो, एजेंसीज को कुछ पता ना हो। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मानी है? एडमिनिस्ट्रेशन के वजूद के ऊपर एक सवाल उठता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब कायम की गई तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी परमिशन दी तो कैसे दी, किन बुनियादों पर दी? क्या ये सवालिया निशान इन तमाम ऑफिसरान पर नहीं उठते हैं? उस वक्त वहां का एसडीएम कौन था? उस वक्त वहां का एसडीपीओ एसएचओ कौन था? एजेंसीज में कौन से लोग थे? पुंछ में डिप्टी कमिश्नर कौन था? पुंछ में एसएसपी कौन था? कि इन तमाम लोगों के सामने इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम होता रहा और इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की या आंखें बंद करके रखी। आंखें बंद करके रखी तो आंखें बंद करने का मकसद क्या था? हैबलस ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनती है। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। आज से 5 साल पहले मेंढर के कुछ लोग एक कंपनी बनाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड, मकसद सिर्फ और सिर्फ लूट, मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाकर उनका पैसा इकट्ठा करना और फिर भाग जाना। ये होता है मेंढर में। और मेंढर का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसे इस कंपनी के लोगों ने ना लूटा हो। उस वक्त भी चीखो पुकार हुई लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्या उन लोगों को पैसा मिला? जवाब है नहीं। क्या इन लोगों को कोई बड़ी सजा हुई? जवाब है नहीं। एफआईआर लगती है, एफआईआर नंबर 70 2019 अंडर सेक्शन 420 120 बीच। क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले मेंढर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लगती है, उसके बाद यह केस क्राइम ब्रांच के पास चला जाता है। सिर्फ पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की तारीख का यह सबसे बड़ा स्कैम था जिसमें करोड़ों लोगों के पैसे चले गए। लोगों ने अपनी जमीनें बेची। झांसा क्या दिया गया, ख्वाब क्या दिखाए गए कि आपका पैसा बस पलक झपकते ही डबल हो जाएगा, और पैसा डबल होने की लालच में लोग मारे गए। लोगों ने अपनी जमीनें बेची, अपने बहनों और माओं ने अपने गहने बेचे, और फिर यूं होता है कि गहने बेचकर, जमीन बेचकर, लोन लेकर जो पैसा इस कंपनी हैबलस ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास जाता है तो फिर वापस उन गरीब लोगों को नहीं मिलता है। इस तरह के स्कैम्स हम अक्सर टीवी पर देखते भी हैं, अखबारात में पढ़ते भी हैं कि फला जगह फला जगह फला जगह ये सब कुछ हुआ और गरीबों का सब कुछ लूटकर कंपनी गायब। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बाहर के लोग आते हैं, लूटते हैं। हैबलस ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोग मेंढर के ही थे, लूटा मेंढर के ही लोगों को। कोई घर ऐसा नहीं जिस घर को इन लोगों ने ना लूटा हो। क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करती है। उस वक्त भी लोग कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के पास नहीं, सीबीआई के पास होनी चाहिए थी, लेकिन क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। कुछ सवालात हैं जो पुलिस से भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हैं, क्राइम ब्रांच की खिदमत में भी कुछ सवालात हैं जो अर्ज करने हैं। इतना बड़ा स्कैम लगभग 1 साल तक चलता रहा। लोगों को लूटने का यह कारोबार 1 साल तक चलता रहा। एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई हुई थी? पुलिस कहां पर थी? और ये जो एजेंसीज हैं जिनका काम है कि इस तरह के फ्रॉड के ऊपर नजर रखना और बड़े ऑफिसरान तक इस बात को पहुंचाना, वो कहां सोए हुए थे? कैसे बाजार में इतना रश लगता है, लोग पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो किस तरह ये लोग पुलिस से बचे, एडमिनिस्ट्रेशन से बचे? किस तरह एजेंसीज की नजरें इनके ऊपर नहीं पड़ी? जब थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की, लोगों से पता करने की कोशिश की, पता चला कि तमाम लोगों के हाथ इसमें कालक से रंगे हुए हैं। इस कोयले की दलाली में उस वक्त का कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जिसका हाथ काला ना हुआ हो। कोई ऐसा नहीं है जो इस गोरख धंधे में शरीक ना हुआ हो, क्योंकि मेंढर सब डिवीजन में
इतना बड़ा करोड़ों का फ्रॉड हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कानो कान खबर ना हो, पुलिस को कानो कान खबर ना हो, एजेंसीज को कुछ पता ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मानी है? एडमिनिस्ट्रेशन के वजूद के ऊपर एक सवाल उठता है कि इतना बड़ा फ्रॉड मेंढर में होता रहा, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चला, एजेंसीज को पता ही नहीं चला, पुलिस को पता ही नहीं चला। क्या आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं कि मेंढर जैसे इलाके में दुकानें खोली जाती हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, एक पूरा उस वक्त कोहराम बरपा होता है, लोग आ रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं, बताया जाता है कि पैसे बोरियों में डाले जाते थे, बोरियां गाड़ी में डाली जाती थी, गाड़ियां वो पैसे लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो कैसे जाती थी? पुलिस कहां थी? एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब कायम की गई तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी परमिशन दी तो कैसे दी, किन बुनियादों पर दी? क्या ये सवालिया निशान इन तमाम ऑफिसरान पर नहीं उठते हैं? उस वक्त वहां का एसडीएम कौन था? उस वक्त वहां का एसडीपीओ एसएचओ कौन था? एजेंसीज में कौन से लोग थे? पुंछ में डिप्टी कमिश्नर कौन था? पुंछ में एसएसपी कौन था? कि इन तमाम लोगों के सामने इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम होता रहा और इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की या आंखें बंद करके रखी। आंखें बंद करके रखी तो आंखें बंद करने का मकसद क्या था? क्या क्राइम ब्रांच ने या पुलिस ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की? क्या क्राइम ब्रांच ने इन ऑफिसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की? जवाब है नहीं। लोगों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ तहकीकात चल रही है, लेकिन करोड़ों रुपए ले जाने वाली कंपनी के लोग जो इसके पीछे थे, क्या सामने बैठे हुए लोग जो जिनके खिलाफ क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की, क्या यही लोग इसमें मुलव्विस थे? क्या इसमें कुछ बड़े लोगों का हाथ नहीं था? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई हुई थी? चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो। से मेंढर के हंसते खेलते घर उजाड़ दिए गए, कैसे लोगों ने अपने जहेज के लिए जो रकम जमा की हुई थी वो जमा करवाई, वापिस वो रकम उन लोगों को नहीं मिली। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, लोन ले लिए, गहने तक बेच दिए और पैसे हैबलस ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के हवाले किए, तो पैसे उन लोगों को नहीं मिले और कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हुई। सवाल ये जरूर उठता है कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल में कितने लोगों को पैसे वापस मिले हैं, कितने लोगों को इंसाफ मिला है? मैंने मेंढर के बेशुमार लोगों से बात की है, वो इसका जिक्र सुनते ही रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या आपको बताएं, कुछ नहीं होना है, हमारे पैसे चले गए, हम बर्बाद हो गए, आज तक लोन चुका रहे हैं, आज तक हमने अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो गहने इकट्ठे किए थे जहेज के लिए, आज तक हम उनकी शादी नहीं कर पाए हैं और हमें इंसाफ की पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, इंसाफ की अब भी कोई उम्मीद नहीं है। क्या हैबलस ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में इतने ताकतवर लोग शामिल थे कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन था एसडीएम, कौन था तहसीलदार, कौन था एसएचओ, कौन था एसडीपीओ, कौन था डिप्टी कमिश्नर, कौन था एसएसपी? इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों क्राइम ब्रांच ने एफआईआर के अंदर इन तमाम लोगों को नहीं रखा? यह बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि करोड़ों का गबन दिन दिहाड़े बाजार में हो जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कानो कान खबर ना हो। मतलब साफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें मुलव्विस थे, मिले हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दोनों तरह से कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके सामने ये सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कैसे होने दिया? अगर होने दिया तो शक की सुई उनके ऊपर भी जाती है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चला और इतना बड़ा फ्रॉड लगभग 1 साल तक चलता रहा, तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जवाबदेह हैं, कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 1 साल तक लूट का बाजार गर्म रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चला। तो दोनों हवालों से उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बेनकाब करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। ये है असल कसूरवार, ये है असल चेहरे जिनके सामने ये सब कुछ होता रहा
और वो ये सब कुछ होता हुआ देखते रहे। क्यों देखते रहे, ये एक अहम सवाल है और इसका जवाब क्राइम ब्रांच को तलाश करना चाहिए था। उम्मीद है क्राइम ब्रांच तलाश करेगी। और उस वक्त भी लोगों ने कहा था क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो क्या अगर क्राइम ब्रांच इसमें नाकाम है तो इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई के हवाले नहीं कर देना चाहिए, ताकि उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने मेंढर की 20,000 अवाम, राजौरी पुंछ की अवाम को बेवकूफ बनाया, लूटा, घर तबाह बर्बाद कर दिए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी।